गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट मैक्सिमिज्म ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी भुगतान संतुलन के समायोजन तंत्र। देखिए, इसमें हम भुगतान संतुलन को या बीओपी को हम सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं या उसके लिए और क्या क्या उपाय हो सकते हैं जो कि बहुत अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने हमें बताए हैं। तो उसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो है हमारा द इलास्टिसिटी अप्रोच टू द बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि लोचशील दृष्टिकोण। ठीक है, बीओपी बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए। सेकंड है हमारा ऑब्जर्वेशन अप्रोच टू द बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि अवशोषण दृष्टिकोण किसका, बैलेंस ऑफ ट्रेड का। थर्ड है हमारा जो कि मॉडर्न है बिल्कुल, द मॉनेटरी अप्रोच टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो मौद्रिक दृष्टिकोण है उससे भी हम अपने बीओटी या बीओपी को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट अप्रोच हैं जो कि आपके बीओपी को या बीओटी को सेटलमेंट कर सकती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट मैक्सिमिज्म ऑफ बीओपी, यानी भुगतान संतुलन के समायोजन तंत्र। तो ये इलास्टिसिटी अप्रोच टू द बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऑब्जर्वेशन अप्रोच टू द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड मॉनेटरी अप्रोच टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज बात करेंगे वो है इलास्टिसिटी अप्रोच टू द बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट। पहले हम जो थ्योरी की बात कर रहे हैं वो है इलास्टिसिटी अप्रोच, जिसे लोचशील दृष्टिकोण कहा गया है। इसको देने वाले थे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एंड लर्नर एंड लेटर एक्सटेंड बाय जॉन रॉबिन्सन एंड मैकलब। बाद में इसे और विस्तारित बताया गया, इसे इलास्टिसिटी अप्रोच को और ज़्यादा विस्तृत रूप से बताया गया, वो किनके द्वारा, जॉन रॉबिन्सन और मैकलब के द्वारा। इस टोटली डिपेंड ऑन डीवैल्यूएशन, यानी कि ये पूरा का पूरा जो थ्योरी है वो एक वर्ड पे डिपेंड करता है। वो कौन सा है, डीवैल्यूएशन, यानी कि अवमूल्यन। अवमूल्यन का मीनिंग आप जानते हैं कि एक देश अपनी करेंसी को क्या करता है, डाउन कर देता है, जिसे क्या कहेंगे, डीवैल्यूएशन कहेंगे। यानी अपनी करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के कंपैरिजन में क्या करता है, डाउन कर देता है, यानी कि कम कर देता है, उसे डीवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन डीवैल्यूएशन। दिस इज़ नो एज मार्शल लर्नर कंडीशन, इसे मार्शल और लर्नर शर्त के रूप में भी जाना जाता है इलास्टिसिटी अप्रोच को। देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर लर्नर ने अपनी बुक्स में ये बिल्कुल क्लियर बताया कि बीओपी को जो है उसका सेटलमेंट हम इलास्टिसिटी अप्रोच के बेस पे कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी इस बुक्स में बहुत अच्छे से बताने की वजह से इस सिद्धांत को जो है वो मार्शल और लर्नर कंडीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को समझने से पहले हमें कुछ अजम्पशन मान्यता देखनी होगी। द सप्लाई इलास्टिसिटी फॉर द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट एंड गुड्स एंड फॉरेन इम्पोर्ट गुड्स आर परफेक्टली इलास्टिसिटी, यानी कि अगर हम सिंपल सी बात करें कि आयात और निर्यात की पूर्ति क्या बताई है, पूर्ण लोचशील, यानी कि परफेक्टली इलास्टिसिटी बताया है। यानी कि इस सिद्धांत को मानने से पहले हमें इसकी एक मान्यता माननी होगी कि इन्होंने क्या माना है, परफेक्टली इलास्टिसिटी। चेंज इन द डिमांड हैव नो इफेक्ट ऑन प्राइस, यानी कि मांग में जो भी परिवर्तन होगा उससे कीमत पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्राइस आर फिक्स्ड, यानी कि जो कि घरेलू और विदेशी कीमतें रहेगी वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। दिस इज़ अ बैलेंस ट्रेड, यानी कि क्या बता रहा है कि देश का जो व्यापार संतुलन रहेगा वो प्रारंभ में या कहेंगे संतुलित रहेगा। करंट अकाउंट बैलेंस इक्वल इट्स ट्रेड बैलेंस, यानी कि जो करंट अकाउंट है, जो हमने बात की थी बीओपी के स्टेटमेंट में, उसमें करंट अकाउंट किसके बराबर होगा, बीओटी के, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और जो आप कह सकते हैं करंट अकाउंट को क्या बताया गया है, दोनों को बराबर बताया गया है। और अगर हम और अधिक बात करें तो सप्लाई होगी, उस सप्लाई में भी बहुत ज़्यादा क्या होगी, इलास्टिसिटी होगी, यानी सप्लाई को पूर्ति को क्या बताया, अधिक लोचशील बताया गया है। तो ऐसी कुछ एजम्पशन को लेकर ये थ्योरी आई है, कौन सी, इलास्टिसिटी अप्रोच, जिसे मार्शल लर्नर कंडीशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये थ्योरी हमें बताएगी कैसे बीओपी को हम इलास्टिसिटी अप्रोच के बेस पे क्या कर सकते हैं, सही या संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए, आगे हम इसकी स्टडी करते हैं कि क्या बता रहा है। देखिए, जो डीवैल्यूएशन होता है वो प्राइस इलास्टिसिटी पे, कीमत लोच पर निर्भर करता है। तो देखिए, डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होगा कि डीवैल्यूएशन विल इम्प्रूव द
current account only if the sum of the foreign elasticity of demand for export and home country's demand for import is greater than unity that is। यानी कि हम बात करें कि जब आपके देश का जो भी कह सकते हैं जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो और इंपोर्ट जब वो एक से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो हमारे बीओपी को फेवरेबल करने के लिए या हमारे लिए अच्छा बताया गया है। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें कि ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जब आपका यानी कि मार्शल और लर्नर की शर्त का अगर हम संतुलित बात करें तो क्या कह रहा है कि जब भी आपके देश में जब एक्सपोर्ट यानी कि जब आयात और निर्यात की मांग की लोच का योग इकाई से ज़्यादा हो, यानी क्या एक से ज़्यादा, तो जो भी आयात और निर्यात की मांग की लोच का डिमांड की इलास्टिसिटी क्या है, एक से ज़्यादा है, तभी ये आपके बीओपी के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो डिवैल्यूएशन क्या होगा, आपके करंट अकाउंट को इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन एक ही कंडीशन ऐसी बताइए कि जब आयात और निर्यात जो होगी उसकी लोच मांग की वो एक से ज़्यादा हो, राइट। तो यहाँ पे EX का मतलब क्या हो गया, निर्यात की मांग की लोच, EM का मतलब क्या हो गया, आयात की मांग की लोच, यानी एक्सपोर्ट डिमांड इलास्टिसिटी और इंपोर्ट डिमांड इलास्टिसिटी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब EX प्लस EM ठीक है लेस देन 1 हो तो ये डिवैल्यूएशन से बीओपी को क्या करेगा, डेफिसिट करने में ज़्यादा करेगा, यानी बीओपी को अनफेवरेबल कर सकता है। तो यानी कि अगर हम बात करें कि जब मांग की लोच, आयात और निर्यात की मांग की लोच आपकी इकाई से कम है तो वो डिवैल्यूएशन करेंगे तो बीओपी को क्या करेगा, और ज़्यादा बिगाड़ सकता है या डेफिसिट कर सकता है। यानी कि आपके देश की कंडीशन क्या है कि आपके जो एक्सपोर्ट हैं, एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी की डिमांड और इंपोर्ट की इलास्टिसिटी की डिमांड जब एक से कम है तो जब हम डिवैल्यूएशन को अपनाते हैं तो बीओपी को क्या करेगा, डेफिसिट और ज़्यादा कर देगा। लेकिन अगर आपके देश की कंडीशन ये है कि आपके EX प्लस EM इजिकल टू 1, तो ये जब डिवैल्यूएशन को फॉलो करते हैं तो नो इफेक्ट ऑन बीओपी, तो ये बीओपी को क्या करता है, कांस्टेंट यानी स्थिर रखता है। कि अगर हम बात करें कि दोनों यानी कि एक्सपोर्ट की मांग की लोच और इंपोर्ट की मांग की लोच जब आपके एक के बराबर है, इकाई के बराबर है, तो इसे जो भी हम डिवैल्यूएशन को अपनाएंगे तो बीओपी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो इसमें बीओपी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमने अगर बात की तो इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा कि इलास्टिसिटी अप्रोच, नाम ही इसका लोचशील सिद्धांत है, और इस कंडीशन में क्या बताया कि जब एक से ज़्यादा है, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि एक से ज़्यादा होने पर ये जब हम डिवैल्यूएशन अपनाएगा कोई देश तो उस देश के लिए बीओपी फेवरेबल हो पाएगा। लेकिन जब आपके मांग दोनों एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मांग की लोच एक से कम है तो डिवैल्यूएशन फॉलो करने पर बीओपी डेफिसिट हो सकता है, यानी और ज़्यादा घाटा हो सकता है। लेकिन अगर आपके देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मांग की लोच एक के बराबर है, ठीक है, तो डिवैल्यूएशन अगर हम फॉलो करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा बीओपी पे, ये बीओपी को क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा, यानी कि स्थिर रहेगा। अब सिंपल सा है कि जब हम डिवैल्यूएशन को अपनाते हैं तो डिवैल्यूएशन से एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे देखिए डिवैल्यूएशन का मतलब हो गया कि आपका $1 के लिए आप 70 रुपीज़ दे रहे थे, ठीक है, अब आप $1 के लिए आपने डिवैल्यूएशन किया, अपनी करेंसी को क्या किया, गिरा दिया। तो करेंसी देखिए ऐसे तो आप देख रहे हैं कि 70 से 75 हो रहा है, बट यहाँ क्या होगा, पहले आप $1 के लिए कितने रुपए दे रहे थे, 70 रुपये पे कर रहे थे, लेकिन अब आप $1 पाने के लिए कितना पे कर रहे हो, 75 रुपीज़ पे कर रहे हो, तो 5 एक्स्ट्रा दे रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा पता है कि आप जो विदेशी जो कंट्रीज़ रहेगी या फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वो उनका एक्सपोर्ट क्या होगा, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी उन लोगों के लिए बढ़ जाएगी, यानी कि एक 5 रुपीज़ का एक्स्ट्रा सामान उन लोगों को मिलेगा। तो वो लोग हमें क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे हमारी कंट्री को कि आप हमें और प्रोडक्शन करके माल को भेजिए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा डिवैल्यूएशन से। और इंपोर्ट क्या होगा कि जिस चीज़ किसी वस्तु के लिए अब हमें $1 की अगर कोई हम कमोडिटीज़ मंगा रहे हैं तो उसके लिए पहले हमें 70 रुपीज़ पे करना होता था, लेकिन अब आप वही कमोडिटीज़ मंगा रहे हो तो आपको $1 की है वो वस्तु, तो उसके लिए अब आपको 75 पे करना होगा। तो आप देखते हैं कि कुछ कंज्यूमर क्या करेंगे, वो जो कमोडिटीज़ को आप इंपोर्ट कर रहे थे उसको छोड़ देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
राइट। तो देखिए डिवैल्यूएशन से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट क्या होता है, कम हो जाता है। आर यू क्लियर? तो इसी का है कि हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ता है ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पे। आपने देखा कि डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी क्या करता है, उसके कंपैरिजन में अपनी करेंसी को गिरा देता है, यानी डाउन कर देता है। तो डाउन करने से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट कम हो जाता है। लेकिन आपका एक्सपोर्ट कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पे, यानी कि डिवैल्यूएशन जब एक्सपोर्ट होता है तो कितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर पे। तो देखिए क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। एक्सपोर्ट डिमांड इलास्टिसिटी, यानी आपकी जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी डिमांड कैसी है बाहर, यानी विदेशों में आप जो माल भेज रहे हो उसकी इलास्टिसिटी कैसी है जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। अगर सपोज दैट आप जो माल को एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी जो डिमांड है इन इलास्टिसिटी है तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन अगर आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी जो मांग है वो इलास्टिसिटी है यानी लोचशील है तो आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो वस्तु या सेवा का जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर उसकी मांग विदेशों में बेलोचदार है तो क्या होगा, बेलोचदार होने पर आप कह सकते हो आपका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो जिस कमोडिटीज़ का उसकी डिमांड विदेशों में इलास्टिसिटी यानी लोचशील है तो आपका जो है वो कह सकते हैं एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। बात करते हैं मार्केट कंडीशन यानी ट्रेड सर्कल। ट्रेड सर्कल भी क्या करता है, आपके एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने में रोल पूरी भूमिका निभाता है। कितना एक्सपोर्ट करेगा उस पर डिपेंड। साथ ही साथ कि नेचर ऑफ कमोडिटीज़, आपके वस्तु की प्रकृति कैसी है, यानी कि आप लोग बहुत जल्दी ख़राब होने वाली वस्तु यानी नाशवान वस्तुओं का एक्सपोर्ट कर रहे हो या कैपिटल गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर भी ये डिपेंड करता है कि आपकी जो नेचर है कमोडिटीज़ का वो आप कैसी कर रहे हैं तो उस पर भी डिपेंड करेगा। यानी आप बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कर रहे हो या आप जल्दी से जो कमोडिटी से जल्दी से ख़राब हो जाती है उसका एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। उसी के साथ में हम कह सकते हैं कि अगर आप कंपटीशन लेकर कुछ मशीनरी, कुछ इक्विपमेंट या इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट करते हो तो उससे क्या होगा कि हमारी इलास्टिसिटी बहुत हाई हो जाएगी और हाई होने पर हम कह सकते हैं कि वो डिवैल्यूएशन हमारे कह सकते हैं बीओपी को फेवरेबल करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ हमने देखा कि जो डिवैल्यूएशन होता है, डिवैल्यूएशन करने से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है पर कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पे, राइट। बात करते हैं डिवैल्यूएशन का इंपोर्ट। अच्छा, डिवैल्यूएशन में इंपोर्ट डोमेस्टिक प्राइस क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, यानी कि अब हम जो भी चीज़ इंपोर्ट करेंगे वो हमारे लिए क्या होगा, महंगा होगा। तो इंपोर्ट डोमेस्टिक प्राइस क्या हो गई है, हाई हो गई है। तो सिंपल सा बात है कि जब अवमूल्यन से आयातों की घरेलू कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो घरेलू कीमत जब बढ़ेगी तो इंपोर्ट क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब अब जो चीज़ हम इंपोर्ट करते थे उसको मंगाना हमारे लिए क्या होगा, डिवैल्यूएशन की वजह से महंगा हो जाएगा और हम उस वस्तु को नहीं मंगा पाएंगे। तो वस्तु को नहीं मंगा पाएंगे तो इसका मतलब हमारा इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इंपोर्ट कितना कम हो जाएगा वो भी फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपके कह सकते हैं कि आपकी डिमांड कैसी है इलास्टिसिटी की जो आप इंपोर्ट कर रहे हो, आपके ट्रेड सर्कल क्या चल रहा है आपके कंट्री में, दूसरा है नेचर ऑफ कमोडिटीज़ कैसी है। तो ये फैक्टर पे इफ़ेक्ट करेगा कि आपका इंपोर्ट कितना कम होगा, ठीक है, राइट। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि डिवैल्यूएशन करके बीओपी को हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। लेकिन बीओपी को सही करने के लिए आपका कंट्री का क्या होना चाहिए कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो और जो आप इंपोर्ट कर रहे हो वो एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आपके बीओपी को फेवरेबल करेगा, राइट। बात करते हैं इसी में ही एक जे सर्कल फैक्टर की, ठीक है। इसे जे फैक्टर सर्कल या जे वक्र क्यों कहा गया है उसका प्रभाव भी बताया गया है। देखिए मार्शल लर्नर जो कंडीशन होती है, मार्शल लर्नर कंडीशन है वो मोस्टली अभी हम लोगों ने ये इलास्टिसिटी अप्रोच या हम कह सकते हैं लोचशील दृष्टिकोण या फिर जिसे मार्शल लर्नर कंडीशन कहते हैं, हमने अभी देखा कि हमने डिवैल्यूएशन की पॉलिसी या अवमूल्यन की नीति को अपनाया। अवमूल्यन की नीति का मतलब हो गया कि हमने क्या किया, $1 जो था वो 50 रुपीज़ था। डिवैल्यूएशन के बाद में $1 जो है वो 60 हो गया, यानी कि हमने अपनी करेंसी को क्या कर दिया है, डिवैल्यूट कर दिया यानी कम कर दिया है। इससे हमारा निर्यात तो होगा, बढ़ेगा, यानी कि निर्यात ज़्यादा होगा और जो आयात है यानी इंपोर्ट है वो क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। क्यों? देखिए अभी हमने इसको रिसेंटली अभी हमने समझा है कि आपका एक्सपोर्ट क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो फॉरेन कंट्री होती है उनको बहुत ज़्यादा कमोडिटीज़ अब 10 रुपये की एक्स्ट्रा मिलेगी, इसीलिए वो एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब हमें एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा और हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट, अब पहले हमें इम्पोर्ट के लिए सिर्फ जो $1 के बराबर जो कमोडिटीज़ थी उसके लिए 50 रुपीज़ देने होते थे, लेकिन अब जो कमोडिटीज़ होगी $1 की उसके लिए हमें 60 देना होगा। तो हमारा जो इम्पोर्ट है, जो हम इम्पोर्ट करना चाहते हैं अपने देश में, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। तो ये डिवैल्यूएशन की पॉलिसी अपनाने के कारण ऐसा होता है। लेकिन एक जे कर्व इफेक्ट है, जिसे हम जे वक्र प्रभाव कहते हैं, उसका कह सकते हैं इस इफेक्ट में बताया है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में जब भी आप डिवैल्यूएशन को अपनाता है कोई देश, तो वहाँ पे आपका बीओपी क्या होता है? अनफेवरेबल होता है, यानी डेफिसिट में चला जाता है। यानी कि जब हम इसे लॉन्ग टाइम डिवैल्यूएशन को अपनाते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारा बीओपी सरप्लस में जाता है। तो ये जे वक्र इफेक्ट बताएगा कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड और लॉन्ग टाइम पीरियड में जो डिवैल्यूएशन है उसका इफेक्ट के बारे में। तो जे वक्र बिल्कुल एक जे कर्व की क्या कह सकते हैं, जे वक्र की आकृति में होता है, तो उसके इफेक्ट को हम देखते हैं। देखिए मार्शल लर्नर कंडीशंस का ये बताया गया है कि ये जो विकसित देश होते हैं वहाँ पे लागू आसानी से किया जा सकता है। जो डेवलप कंट्री होती हैं उसमें हम देख सकते हैं और ये कंडीशन वहाँ संतुष्ट करती है। स्टार्ट में यानी प्रारंभ जब हम करते हैं डिवैल्यूएशन से, तो बीओपी अनफेवरेबल हो जाता है। यानी कि जब भी कोई देश डिवैल्यूएशन को अपनाती है, अपने देश में अवमूल्यन को अपनाती है, तो थोड़े समय के लिए बीओपी क्या हो जाएगा? और ज़्यादा अनफेवरेबल हो जाएगा। उसका रीज़न क्या बताया? ओल्ड ट्रांजेक्शन, यानी कि जो पुराने जो हमारे लेन देन थे वो उसकी वजह से हमारा बीओपी और ज़्यादा डेफिसिट होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि भारत में जो डिवैल्यूएशन है उसको फॉलो किया गया 1 सितंबर 2020 को। तो ये डिवैल्यूएशन की डेट थी कि इस डेट को डिवैल्यूएशन अपनाया गया, यानी कि अपनी करेंसी को और डाउन किया। लेकिन इससे पहले जो ट्रांजैक्शन होने वाले थे, जो एग्रीमेंट होने वाले थे, वो तो होंगे। इसका मतलब है जो बिफोर जो एग्रीमेंट होने वाले थे, जो पुराने ट्रांजैक्शन है वो तो क्लियर होंगे। तो वो जब क्लियर होते हैं तो उसमें हमें एक्सपोर्ट के समय, क्योंकि हमें क्या करना हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हमें क्या मिलेगा? रिसीव्ड मिलेगा, क्योंकि हमने अपना करेंसी को क्या कर दिया? डिवैल्यूड कर दिया है। और जबकि इंपोर्ट होगा तो इंपोर्ट में हमें बहुत ज़्यादा पेमेंट करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि हमारी करेंसी डिवैल्यूड हो गई है। अभी मैंने आपको समझाया था कि हमें ज़्यादा पेमेंट करना होगा, 50 से 60, तो ये 10 का जो डिफरेंस आया तो उसे हमें पेमेंट ज़्यादा करना होगा इंपोर्ट का। ये कौन से ट्रांजेक्शन की बात हो रही है? जो 1 सितंबर 2020 से पहले के जो ओल्ड ट्रांजेक्शन है उसके लिए बात हो रही है। तो कहने का मतलब है कि एक्सपोर्ट की वजह से हमारा रिसीव तो होगा कम और पेमेंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो इसकी वजह से हमारा जो बीओपी है वो जो अनफेवरेबल है वो और ज़्यादा अनफेवरेबल हो जाता है। लेकिन जब ओल्ड ट्रांजेक्शन एक टाइम के बाद आपके कंप्लीट हो जाएंगे और न्यू ट्रांजेक्शन में जब आप आ जाएंगे, तब आपका बीओपी क्या चला जाएगा? सरप्लस की ओर चला जाएगा। तो देखिए इसे हम एक डायग्राम से क्लियर करते हैं। जैसे OX जो आपका O लाइन है वो बिल्कुल आपको क्या बता रहा है? टाइम को बता रहा है, निश्चित टाइम को, ठीक है। जैसे कि मानते हैं कि कोई भी देश जो क्या कर रही है, अपना बीओपी जो अनफेवरेबल है वहाँ पे डिवैल्यूएशन को फॉलो कर रही है। मानते हैं कि कोई कंट्री है वो क्या कर रही है? डिवैल्यूएशन को अपनाती है। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में जब TA आपका ये टाइम पीरियड T चल रहा है और यहाँ तक वो क्या करती है? डिवैल्यूएशन को अपनाती है, ठीक है। डिवैल्यूएशन को अपनाने के कारण वो अपना क्यों रही है? क्योंकि उसका बीओपी अनफेवरेबल है। लेकिन जैसे ही TA पे डिवैल्यूएशन को अपनाया जाता है तो A और A1, यानी कि आप कह सकते हो कि T1 पर उसे क्या चला जाता है? उसका बीओपी और ज़्यादा डेफिसिट, यानी कि नीचे की तरफ जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा? डेफिसिट हो जाएगा। यानी कि ये देखिए डेफिसिट हो रहा है। तो A से A1 पर क्या होगा? और ज़्यादा डेफिसिट होगा। यहाँ पे डिवैल्यूएशन की फॉलो किया गया और फॉलो करने पर उसने देखा कि शॉर्ट टाइम पीरियड में, यानी कि जो पुराने ट्रांजेक्शन थे उसकी वजह से बीओपी क्या हो रहा है? A से A1 तक और ज़्यादा डेफिसिट हो रहा है। और इसका रीज़न क्या होता है? ओल्ड
ट्रांजेक्शन जो हमारे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट थे उसकी वजह से। लेकिन धीरे धीरे जब इसका प्रभाव जो ओल्ड ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं, देन आपका जो BOP होता है वो टाइम के साथ क्या होता है, टी लूप के बाद में वो क्या होता है, सरप्लस की ओर यानी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो कहने का मतलब है जब कोई देश, जब BOP किसी देश का अनफेवरेबल होता है तो वो डीवैल्यूएशन को फॉलो करता है। डीवैल्यूएशन को फॉलो करने पर उसका स्टार्ट में A से A1 तक क्या होगा, और ज़्यादा BOP क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। तो BOP अनफेवरेबल हो जाएगा, उसका रीज़न आपको बता दिया। और उसके कुछ समय के बाद में धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा ये जो BOP है वो सरप्लस की ओर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा BOP क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट होने की कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि अतिरिक्त होने का, या कह सकते हैं कि सरप्लस होने की कंडीशन में आ जाएगा। तो क्लियर है कि लॉन्ग टाइम में यानी कि दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल में हमारा BOP क्या होता है, फेवरेबल हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट टाइम में BOP अनफेवरेबल और ज़्यादा हो जाएगा। और उसका रीज़न क्या होता है, ओल्ड ट्रांजेक्शन, जिसमें रिसीव्ड आपको कम मिलती है एक्सपोर्ट से, लेकिन जो आपका कह सकते हैं पेमेंट है वो आपको ज़्यादा करनी होगी। तो इससे हमने देखा कि डीवैल्यूएशन की पॉलिसी अपनाने पर एक देश का जो BOP है वो और ज़्यादा डेफिशिएट हो जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ता है यानी कि सरप्लस की ओर जाता है। तो ये जो एक वक्र इफेक्ट है वो बता रहा है कि शॉर्ट टाइम में जब डीवैल्यूएशन को फॉलो करते हैं तो उसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, यानी कि BOP है वो अनफेवरेबल और ज़्यादा हो जाता है, और लॉन्ग टाइम में BOP आपके लिए सरप्लस की कंडीशन या फेवरेबल की कंडीशन लेके आता है। तो ये जो था, ये बिल्कुल ये जो वक्र इफेक्ट है ये भी आपकी इलास्टिसिटी अप्रोच से कनेक्टेड है। तो इसने सिर्फ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, कौन सा पॉइंट रहा है आपका, एब्जॉर्वेशन अप्रोच यानी कि अवशोषण सिद्धांत के बारे में। राइट, थैंक यू।